दोस्तों नमस्कार। आज हम 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए बैच आरंभ कर रहे हैं। दोस्तों जीसीएस आईएएस जो है मेंस बैच बीपीएससी मेंस के लिए बैच जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद जो है आरंभ करती रही है। इस बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम के काफ़ी पहले बैच शुरू की जा रही है। इसके पीछे मुख्य कारण है कि प्रीलिम्स के बाद जो है जो बाद में एडमिशन लेते हैं रिजल्ट प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद उनको जो है टाइम कम मिल पाता है। और हमारी बात कई लोगों से हुई थी मैसेज के थ्रू, तो उन लोगों का कहना था कि कंटेंट क्वेश्चन तो लड़ा है लेकिन हम पूरा कवर नहीं कर पाए थे टाइम की कमी के कारण। तो दोस्तों उन लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जीसीएस आईएएस निर्णय लिया कि 95 टॉपिक्स को जो है धीरे धीरे पढ़ाया जाए। बस इसी 95 टॉपिक्स को आपको कवर करना है 67 बीपीएससी मेंस के लिए और आपका क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाएगा। इस मेंस एग्ज़ाम का कम से कम अभी 7 से 8 महीना टाइम है और 7 से 8 महीना तक आपको यही 95 टॉपिक्स पढ़ना है। यानी टोटल नंबर ऑफ पेज जो है पीडीएफ का 500 पेज हो जाएगा, 450 से 500 पेज हो जाएगा। इसी को जो है हम धीरे धीरे जो है मेंस एग्ज़ाम से ठीक 20 दिन पहले तक जो है पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा मुख्य फोकस है क्वेश्चन लड़ना चाहिए और क्वेश्चन लड़ जाएगा। हम मुख्य रूप से इसी पर जोर देते हैं और इसी रणनीति के साथ हम जो है आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हर साल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से जो है बैच शुरू की जाती थी। इस बार हम पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं और ख़ास करके कॉन्स्टिट्यूशन से हम उस पर आगे आएंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को भी 67 बीपीएससी मेंस बैच में बेहतर प्रदर्शन करना है, अगर आप चाहते हैं कि हम वही पढ़ें जो परीक्षा में आए, चाहे करेंट अफेयर्स हो या साइंस टेक हो या इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटी हो या हिस्ट्री, तो सबका लड़ता है। तो उस स्थिति में आप जीसीएस आईएएस के यहाँ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जीसीएस आईएएस के बैच में जो है 50% वीडियो जो है यूट्यूब पर पब्लिक होता है और 50% प्राइवेट रहता है। पीडीएफ प्राइवेट रहता है, टेस्ट प्राइवेट है, जो पेमेंट करते हैं उनके लिए। तो अगर आप लोगों को भी बैच ज्वाइन करना है तो आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा या हम नंबर लिख देते हैं 83 73 98 39 और 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं जीसीएस आईएएस का मेंस बैच। अगर आप 67वीं बीपीएससी मेंस में उच्च स्तरीय और एक्सीलेंट प्रदर्शन करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए। क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे ऐसा हम प्रयास करते हैं और निश्चित रूप से जो है आ जाता है प्रश्न। तो दोस्तों अगर आपको बैच ज्वाइन करना है 67वीं बीपीएससी मेंस बैच का तो आप 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये एडवांस और एटम बम बैच है और बस आपको मेंस एग्जाम तक इसी 95 टॉपिक्स को बार बार पढ़ना है। टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे हैं। चूँकि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं जाएगा, आप क्वेश्चन को छोड़कर जा सकते हैं। इतना हम एश्योर जरूर करेंगे, इंश्योर करेंगे। तो दोस्तों अब बातें बहुत हो गई। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन कीजिएगा। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट टॉपिक्स जो है संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, संविधान का क्या कार्य है, हम इस पर चर्चा करेंगे। बीपीएससी मेंस में संविधानवाद से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है जैसा कि जानते होंगे, और भारतीय संविधान संघात्मक एकात्मक क्यों है, यहाँ से भी क्वेश्चन इस बार आया था। पिछले बार संसद से रिलेटेड क्वेश्चन आया गया। देखिए भारतीय संविधान की अगर विशेषता पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से बीपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो में विशेषता से, क्योंकि विशेषता के टॉपिक से आता है, फिर इस टॉपिक की हम अलग जो है व्याख्या किए हुए हैं। लेकिन यहाँ भी जो है आप समझने के लिए, चूँकि इंटरव्यू में या नॉलेज भी होना चाहिए कि भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, थोड़ा ये अपेक्षित होता है।
तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि आप लोग प्रशासक बनने जा रहे हैं, और एक प्रशासक को इतिहास भूगोल की जानकारी अगर नहीं है तो काम चल जाएगा, लेकिन पॉलिटी की जानकारी, संविधान की जानकारी और अर्थव्यवस्था की जानकारी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप इसी दोनों जो मुद्दे हैं, ये जो दोनों सब्जेक्ट है, इसी से आप हमेशा जो है टकराते रहेंगे। यही काम है आपको करना होगा। क्योंकि शासन कैसे चलाया जाएगा, समझ रहे हैं, और इस शासन का क्या उद्देश्य है, ये सारे संविधान से ही पता चलता है, समझ रहे हैं। और आपको क्या करना है, राष्ट्र का उत्थान करना है, यानी लोगों का कल्याण करना है। जब लोग जो है, सारे लोगों का कल्याण हो जाएगा, सारे लोग जो है समृद्ध हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे, तो देश ऑटोमेटिक खुशहाल समृद्ध हो जाएंगे। तो लोगों की जो समस्याएं हैं, चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो, राजनीतिक हो या प्रशासनिक हो या पारिस्थितिकीय हो, ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आप काम करेंगे, समझ रहे हैं। और काम कैसे करेंगे, ये संविधान में आपको स्पष्ट, संविधान आपको बताता है। और संविधान के अलावा देश के कानून, देश की नीति, जो पॉलिसीज है, जो स्कीम है, ये सारा का सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ही है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जानना जरूरी है कि संविधान क्या है, हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है संविधान क्या है। देखिए, संविधान जो है किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। जिस तरीके से भारत में संसदीय कानून है, राज्य विधानमंडल का कानून है, अध्यादेश द्वारा कानून बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी कानून बनाता है, कानून की जो व्याख्या करता है, उसकी विवेचना करता है। एक प्रकार से कानून के स्रोत जो है सुप्रीम कोर्ट भी है। तो लेकिन संविधान एक ऐसा कानून है जो सभी इसी से शासित होता है, चाहे वह न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो या विधायिका हो, सभी। क्योंकि कार्यपालिका, आप लोग प्रशासक बनेंगे तो कार्यपालिका में ही शामिल होंगे, आप लोग भी जो है कार्यपालिका का ही अंग होंगे। विधायक एमपी बनते हैं, वह विधायिका का अंग होता है। लेकिन भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है, इसलिए संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि विधायिका ही कार्यपालिका का निर्माण करती है, सरकार का निर्माण करती है। कार्यपालिका दो प्रकार के होता है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। एक अस्थाई, एक अस्थाई कार्यपालिका मंत्री सब होता है, और अस्थाई कार्यपालिका में आप लोग आ जाएंगे, जो प्रशासक बन जाइएगा तब आईएएस, पीसीएस, ये सब जो है आ जाता है। तो संविधान क्या है? संविधान एक कानूनी देश का, किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, और इसी के आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, संविधान एक कानूनी वैधता वाला दस्तावेज होता है, जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। आप इसके बारे में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है, जानकारी जरूरी है ना। तो देश का सर्वोच्च कानून जो है संविधान होता है, या एक सर्वोच्च कानूनों का एक दस्तावेज है, जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। संविधान का क्या कार्य होता है? किसी भी देश के संविधान का कार्य अगर आप देखेंगे तो आपको मुख्य रूप से 4 कार्य आपको पता चलेगा। एक, विचारधारा की अभिव्यक्ति। किसी भी देश या राज्य का विचारधारा की अभिव्यक्ति जो है संविधान के माध्यम से ही होती है। संविधान किसी भी राष्ट्र, राज्य की विचारधारा, उसकी क्या दर्शन है किसी देश का, कि क्या विचारधारा है, वह आप संविधान देखकर ही पता लगा सकते हैं। मान लीजिए अमेरिका के किसी देश के भारत की विचारधारा को देखना है, तो भारत के संविधान को देखेगा, और भारत के संविधान में जो निहित मूल्य है, जो दर्शन है, उसके आधार पर वो पूरे भारतीय समुदाय के व्यवहार का अध्ययन कर लेगा कि क्या जो है उसका व्यवहार है। अब अमेरिकी जो है, अमेरिका में मौलिक अधिकार को काफी महत्व दिया गया है, स्वतंत्रता को काफी महत्व दिया गया है वहां के संविधान में। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है भारत के संविधान में भी मौलिक अधिकार है। यहां भी जो है अमेरिका के संविधान में आप देख रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष प्रणाली अपनाई गई है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। आप जैसा कि देखते होंगे राष्ट्रपतीय प्रणाली है। तो किसी भी राष्ट्र राज्य का
जो दर्शन और विचारधारा होती है उसकी अभिव्यक्ति जो है संविधान के माध्यम से ही होती है, संविधान ही व्यक्त करता है। दूसरा है, संविधान जो है किसी भी देश के मूलभूत कानूनों को अभिव्यक्त करता है। मूलभूत कानून, इसका जो मूल कानून है, जो मूल जो है, ओरिजिनल जो कानून है उसको व्यक्त करता है, और संविधान में ही इस कानून के जो संशोधन की प्रक्रिया है या बदलाव की जो प्रक्रिया है वो स्पष्ट रूप से प्रावधान किए जाते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में किसी बदलाव जो किए जाते हैं तो उसकी प्रक्रिया स्पष्ट रूप से मेंशन की गई है, जैसा कि आप सभी को पता है। दूसरा है संगठनात्मक ढांचा। संविधान किसी भी देश के शासन का संगठनात्मक ढांचा जो है प्रदान करता है या प्रकट करता है। संगठनात्मक ढांचा में कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका के कार्य, संगठन, उद्देश्य, उसके आपसी अंतर संबंधों को स्पष्ट रूप से जो है व्याख्या रहता है। जैसा कि भारत के संविधान में कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद की अलग व्याख्या है, राष्ट्रपति की अलग व्याख्या, संसद की, राज्य विधानमंडल की अलग व्याख्या, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की अलग व्याख्या, और सब में आपसी क्या तालमेल, समन्वय, संबंध होगा उसका भी चर्चा की गई है। साथ ही साथ केंद्र राज्य संबंध की चर्चा की गई है। तो यह जो है संगठनात्मक ढांचा और सरकार के स्तर, संगठनात्मक ढांचा अब देख लिए हैं, और सरकार के स्तर को भी प्रकट करता है। संविधान में ही स्पष्ट रूप से विभिन्न सरकारों के जो स्तर है उसका भी व्याख्या जो है रहती है। जैसा कि भारत के संविधान में केंद्र का भी उल्लेख है, संघीय सरकार का भी, राज्य सरकार का भी उल्लेख है, और स्थानीय निकाय, स्थानीय लोकल गवर्नमेंट 73वां 74वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकल गवर्नमेंट का भी प्रोविजन की गई है। तो भारत में 3 प्रकार के सरकारों का व्यवस्था की गई है, एक संघीय सरकार, राज्य सरकार और एक स्थानीय सरकार, जैसा पंचायती राज, नगर पालिका। तो संविधान के मुख्य कार्य आप जान गए हैं। ये नॉलेज आपके लिए इसलिए जरूरी है कि चूंकि इंटरव्यू में तो जाना ही है ना, इंटरव्यू में ब्रॉड नॉलेज की जरूरत होती है, और साथ ही साथ संविधान की झलक आपको मिल जाएगा। तो यह स्थिति है संविधान की कार्य। अब हम लोग संविधानवाद क्या है, हम उस पर जो है मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। संविधानवाद क्या है दोस्तों? जैसा कि आप जानते होंगे, संविधानवाद का अर्थ है ऐसी राजनीतिक शक्ति से जिसके प्रयोग पर जो एक नियमन के तहत, एक सीमा के तहत, एक प्रतिबंध के तहत जो है उसका उपयोग किया जाता है। सीमा के तहत संविधानवाद में क्या होता है कि ऐसी शक्ति, कोई भी शक्ति जो है, ऐसी राजनीतिक शक्ति जिसके प्रयोग के लिए उसका एक रेखा लांघ दिए हुआ है। अब ऐसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे है, यहाँ जो है क्या है कि शासन है या शक्ति है, शक्ति है। तो इस शक्ति का प्रयोग इसी सीमा में किया जा सकता है। आप बिल्कुल मनमौजी, मनमाना अधिनायक बात जो है इसमें नहीं चल सकता है। एक सीमा के तहत, एक प्रतिबंध के तहत, एक नियमन के तहत संविधानवाद में राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, यानी सीमित सरकार। आप उस सरकार पे, उस शासन पे क्या है, प्रतिबंध लगा हुआ है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं उस राजनीतिक शक्ति पे। तो संविधानवाद की जो अर्थ है उसमें 4 जो है प्रकार के अर्थ में आप समझ सकते हैं। एक तो शक्तियों का विभाजन होगा। संविधानवाद में क्या होता है कि शासन में जो है शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसा कि भारत के संविधान में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का अलग अलग कार्य है। कार्यपालिका का क्या, विधायिका का क्या कार्य है? सबसे पहले विधायिका यानी संसद, राज्य विधानमंडल कानून बनाती है। कार्यपालिका का काम है उसको लागू करना, और न्यायपालिका का यह देखना कि कानून जो है संविधान के अनुसार लागू किया गया है कि नहीं, संवैधानिक दायरे में लागू किया गया है कि नहीं,
और साथ ही साथ उससे संबंधित मुकदमों की सुनवाई करना और कानून की व्याख्या करना, यह न्यायपालिका का काम है। तो शक्तियों का बंटवारा है। इससे क्या होता है कि तीनों अंगों में एक संतुलन, बैलेंस कायम रखता है। कोई किसी भी कोई भी अंग जो है दूसरे अंग की शक्तियों का अतिक्रमण, आरोहण नहीं कर सकती है, अतिक्रमण नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं? शक्तियों का बंटवारा होता है। दूसरा है बहुमत के हितों की स्वीकृति। जैसा कि अगर मान लीजिए 50 आदमी अगर कह रहा है कि यह कानून नहीं बनना चाहिए और टोटल जनसंख्या 70 है, तो निश्चित रूप से नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बहुमत 50 का है, बहुमत का शासन है। वर्तमान में भारत सरकार 3 कृषि कानूनों को लेकर पारित किया था और इसको लेकर अभी जो है कई महीनों से जो है आंदोलन चल रहा है। तो बहुमत सरकार के साथ है, विरोध करने वाले कुछ लोग हैं, पूरे देश के लोग नहीं हैं। लेकिन अगर पूरे देश के लोग एक सुर में अगर आवाज उठाएगा इस कानून को लेकर, तो फिर जो है सरकार को बहुमत के हितों की ही स्वीकृति देनी होगी। समझ रहे हैं? तो संविधान बाद में कहता है, संविधान बाद में होता क्या है कि वो सरकार जो है बहुमत के हितों को, बहुमत के लिए काम करती है, बहुमत के हितों को के लिए आगे बढ़ती है। दूसरा है संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर न्यूनतम प्रतिबंध होता है। जो मौलिक अधिकार है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, या संचरण का अधिकार हो, या स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हो, या कारोबार व्यापार का अधिकार हो, ये तमाम जो अधिकार आप देख रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, तो इन सबों पर जो है कम से कम प्रतिबंध होना चाहिए। संविधान बाद में यही है। दूसरा है कि संविधान में तानाशाही की अनुपस्थिति की बात की गई है, यानी मनमाना और तानाशाही शासन नहीं होता है। इसमें कोई भी शासक कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको एक दायरे में काम करना है। समझ रहे हैं? अगर आप भारत के संविधान में देखेंगे तो भारत के संविधान में भी संविधानवाद की परिकल्पना की गई है और सीधे सीधे है। अब देखेंगे तो भारतीय संविधान में सबसे पहले देखेंगे तो लिखित संविधान है। यानी लिखित संविधान में क्या होता है कि कोई भी सरकार संविधान में जो प्रावधान स्पष्ट रूप से लिखा गया है उसको अतिक्रमण नहीं कर सकता है। अगर उसको अतिक्रमण करेगा तो न्यायपालिका क्या करेगा? तुरंत उसको निरस्त कर देगा। तो सरकार को संविधान में के प्रावधानों के अनुसार, संविधान के अकॉर्डिंग ही शासन चलाना है, वह संविधान से बाहर नहीं जा सकता है। अगर किसी जनता के अधिकारों पर हनन प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो संविधान में जो दिए हुआ है, सुरक्षा है, लोक व्यवस्था है, अवमान है, विदेशी राज्यों के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध है, लोकहित है, नैतिकता है, अनुसूचित जाति जनजाति के हितों की रक्षा हो, इसी आधार पे जो है प्रतिबंध लगाया सकता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबंध का दूसरा आधार नहीं हो सकता है। तो लिखित संविधान में क्या होता है कि सरकार जो है, अब आप ही को मान लीजिए हम शक्ति आपको दे दिए और आपको हम कह दिए कि जो लिखा हुआ है ये डायरी, इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है चलना है, तो आप पर तो प्रतिबंध है ना। आप अपने मन से कैसे कुछ कर सकते हैं? आपको तो डायरी के अकॉर्डिंग चलना है ना। तो संविधान बाद में यही होता है कि सीमित शक्ति का उपयोग किया जाता है, सीमित शासन, विधि का शासन, कानून का शासन। दूसरा है विधि का शासन, यानी संविधान बाद में अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता की बात करता है। यानी कानून के समक्ष सभी बराबर है, कानून सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। इसी में यह भी है कि समान लोगों के साथ समान, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करेगा। कानून का शासन होगा, यानी कानून सबके लिए बराबर होगा, यह स्थिति है। उसके बाद शक्तियों का पृथक्करण, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में शक्तियों का पृथक्करण कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका
का विभाजन किया गया है, सबका काम अलग अलग है। शासन का स्वरूप जो है भारत में संघीय है। एक व्यक्ति के, एक शासक या एक प्रकार के केवल केंद्र में ही शक्तियों का जमवारा नहीं है। राज्यों के पास भी अधिकार है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकार है, विपक्षी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, सब। तो यहाँ संघीय स्वरूप में क्या होता है कि शक्ति का विभाजन दो प्रकार के सरकारों में होता है। कोई एक सरकार मनमाना काम नहीं कर सकता है, उसको बांट दिया है संविधान। आप थोड़ा कीजिए, थोड़ा ये करेंगे, समझ रहे हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी आदमी मनमाना काम नहीं कर सकता है और सभी, इससे राज्यों का भी विकास होता है। दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका है। अब न्यायपालिका, स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जैसा कि आप जानते होंगे भारत के संविधान में है। कोई भी सरकार जो है, अगर संघीय शासन है, केंद्र अगर राज्यों के अधिकारों का या शक्तियों का अतिक्रमण करेगा, जो संवैधानिक प्रावधान है उसको छोड़कर, तो सुप्रीम कोर्ट है। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकारों को राज्य प्रतिबंध लगा रहा है, तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। देख रहे हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, विभिन्न राज्यों के बीच जो विवाद है या केंद्र राज्यों के बीच विवाद है या विभिन्न प्रकार के कानूनों की व्याख्या करना, संविधान की व्याख्या करना, संविधान के संरक्षण का कार्य, ये सारे न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। तो आप इनसे और संसदीय लोकतंत्र, जैसा कि आप देखते होंगे भारत में संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र की मुख्य विशेषता होती है, जो होती है, इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा क्या है, इसमें जो राज्य का या राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख जो है वह मंत्रिपरिषद में जो है निहित रहती है और उसके प्रधान जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ये राज्य का जो प्रमुख होगा वह नाम मात्र का प्रमुख होगा। वास्तविक शक्ति जो है वह मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री में जो है निहित की जाती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है, क्योंकि कार्यपालिका तभी तक सत्ता में रहेगी, राजनीतिक कार्यपालिका, जब तक उसको लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो या राज्यों में विधानसभा में विश्वास मत जो है प्राप्त हो। तो आप इन सब चीजों से देख रहे हैं कि भारतीय संविधान में भारत का संविधान भी जो है संविधानवाद की परिकल्पना की गई है, यानी सीमित सरकार और विधि के शासन। तो आप देख रहे हैं, अब हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की विशेषता। जैसा कि आपको पता है, और भारतीय संविधान की विशेषता में हम देखेंगे भारतीय संविधान की क्या विशेषता है। सबसे पहला भारत के संविधान लिखित और विस्तृत संविधान है। दूसरा है भारतीय संविधान कठोर और लचीलापन या निम्नता अनियमितता का मिश्रण है, कठोर और लचीलापन का मिश्रण है। दूसरा है भारतीय संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है, यानी 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग जो है अनुच्छेद 326 के तहत मत देने के हकदार हैं। भारत का संविधान लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। भारतीय संविधान में सरकार का स्वरूप संसदीय है। भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान एक पंथनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। भारत का जो शासन है वह एकात्मक और संघात्मकता का मिश्रण है। भारत का संविधान या सरकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में निदेशक तत्व की व्यवस्था की गई है।
भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में शक्तियों का पृथकीकरण किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। भारत का संविधान विश्व के बहुत सारे देशों के संविधानों से जो अच्छाई है उसको ग्रहण करके बनाया गया है। यह भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत है, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ब्रिटेन हो, भारत शासन अधिनियम 1935 हो, या ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी के वाइमर गणतंत्र हो, सभी संविधान से, दक्षिण अफ्रीका हो, सभी संविधानों से जो अच्छाई था उसको ग्रहण करके और उसको भारतीय परिस्थिति, भारत के अनुकूल जो उसको ढालकर भारत के संविधान में समावेश किया गया है। दोस्तों, अब हम लोग एक एक करके व्याख्या करेंगे। तो आप भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता आप देख लिए हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले भारत का संविधान लिखित और विस्तृत संविधान है। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत का संविधान जो है लिखित है और इसके अलावा सबसे बड़ा संविधान भी है। भारत का संविधान सबसे बड़ा है, इसके पीछे कई कारण हैं। अमेरिका के संविधान की तुलना में भारत का संविधान बहुत बड़ा है। आप देखे होंगे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ था। वर्तमान में जो है 450 से अधिक अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है, 25 भाग है। तो भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों है, इसके पीछे रीजन है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य दोनों के शासन के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही साथ स्थानीय निकाय 6ठी और 5वीं अनुसूची के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। नागरिक मौलिक अधिकार, उसकी प्रतिबंध की व्यवस्था की गई है, जैसा कि आप जानते होंगे। इसके अलावा आप देखे होंगे भारतीय संविधान में प्रशासनिक मामलों से संबंधित कई प्रावधान जोड़े गए हैं, जैसे संघ लोकसभा आयोग, राज्य लोकसभा आयोग, निर्वाचन आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। तो इन सब से जो है संविधान का आकार बड़ा हो गया है। और आप देखिए रहे हैं केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध, समवर्ती सूची का प्रावधान, ये सारे हैं। इससे संविधान का आकार थोड़ा बड़ा हुआ है। और भारत शासन अधिनियम 1935 एक बहुत विस्तृत दस्तावेज था और उसके अधिकांश प्रावधान को सीधे सीधे भारतीय संविधान में अंगीकार कर लिए गए हैं, इसलिए संविधान का आकार बड़ा हो गया है। और भारत शासन अधिनियम 1935 को सीधे सीधे अंगीकार करने के पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तर्क दिए थे कि भारत की जनता इससे पहले से जो है अवगत है और इस शासन से अभ्यस्त हो चुका है। भारतीय संविधान में आपातकालीन व्यवस्था की गई है, जैसा कि आप देखे होंगे। आप इसकी टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे व्यापक तौर पे। आपातकाल की व्यवस्था की गई है और 3 प्रकार के आपात का प्रावधान है। एक तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है। दूसरा है कि राज्यों का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा होता है, तो उस स्थिति में राज्य आपात कहा जाता है। राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लागू करता है। दूसरा है तो आपातकालीन, दूसरा है वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति घोषणा करती है। इसकी चर्चा हम आगे और करने जा रहे हैं। इस सब की चर्चा डीपली हम करने जा रहे हैं, टोटल का चर्चा, हर टॉपिक्स को सेपरेट पढ़ा रहे हैं। भारतीय संविधान कठोर और लचीलापन का मिश्रण है। जैसा कि आप जानते होंगे भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान में बदलाव करने के लिए सामान्य बहुमत की जरूरत होती है। कुछ प्रावधानों को में बदलाव करने के लिए विशेष बहुमत और कुछ प्रावधानों को में बदलाव या संशोधन करने के लिए राज्यों की भी समर्थन की आवश्यकता होती है। तो आप देखे होंगे कुछ विधेयक, जैसे कि नए राज्यों के निर्माण में संविधान विधेयक द्वारा
की जा सकता है। राज्यों की विधान परिषद का उत्साधन या गठन सामान्य विधान द्वारा किया जा सकता है। और वहीं जो है बहुत सारे जो प्रावधान है, समझ रहे हैं, वह विशेष बहुमत की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए केंद्र राज्य संबंधों में राष्ट्रपति के निर्वाचन में या लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में अगर बदलाव करना हो, या जीएसटी देखिए रहे थे, उसमें आधे राज्यों के भी समर्थन की जरूरत होती है कम से कम। तो 3 प्रकार के, बाकी जो जितने भी संविधान संशोधन है उस सब जो है विशेष बहुमत की जरूरत होती है, यानी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदन की कुल संख्या का बहुमत से पारित कराना जो है पड़ता है। और दूसरी बात, भारतीय संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 326 स्पष्ट रूप से कहता है 18 वर्ष से ऊपर सभी नागरिक को मत देने का हकदार है, सभी नागरिक मत देने के हकदार हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य जो है पहले 21 वर्ष था, बाद में 1989 में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ है कि भारत की शासन की जो शक्ति होती है वह जनता में निहित है, और जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं शासित होती है, यानी शासन चलाता है। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है। और गणराज्य में क्या होता है कि गणराज्य की जो सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष होता है वो अनुवांशिक न होकर निर्वाचित होता है। जैसा कि आप देखे होंगे राष्ट्रपति भारत में अनुवांशिक नहीं है, इसका निर्वाचन होता है। संसद के दोनों सदन और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य मिलकर भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, समझ रहे हैं। तो यह स्थिति है। और स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। आप सबसे शिखर पर उच्चतम न्यायालय है, उसके बाद उच्च न्यायालय है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है, फिर उसके नीचे न्यायालय है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि महाभियोग को लेकर आप देख रहे हैं, वेतन भत्ता को लेकर काफ़ी जो है स्वतंत्रता है। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। भारत में सरकार का स्वरूप संसदीय है। जैसा कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो है विधायिका के, यानी विधायिका ने लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्राध्यक्ष जो है संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री में रहती है। मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद में होती है, उसके प्रधानमंत्री होते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद भारत के संविधान एकात्मकता और संघात्मकता का मिश्रण है। जैसा कि जानते होंगे भारत में जो है एकात्मकता का कई प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे संघात्मक शासन प्रणाली क्या होता है। तो संघात्मक शासन प्रणाली में जानते हैं 2 प्रकार की सरकार होती है, और दोनों जो है अपनी शक्ति जो है संविधान से प्राप्त करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका रहता है उसको विवाद से निपटाने के लिए। भारत का संविधान एकात्मक भी है, संघात्मक भी है। चूँकि संघात्मक क्यों है? चूँकि 2 प्रकार की सरकार है, केंद्र राज्य, दूसरा स्वतंत्र न्यायपालिका है। दोनों प्रकार की सरकार अपनी शक्ति संविधान से प्राप्त करती है। एकात्मकता, भारत के संविधान एकात्मकता भी है, क्योंकि यहाँ देश में राज्यों की अलग अलग नागरिकता नहीं है। किसी व्यक्ति को देश की भारत की नागरिकता मिलती है, अलग अलग राज्यों की नागरिकता नहीं मिलती है। यानी यहाँ एक हरी नागरिकता के प्रावधान है, दोहरी नागरिकता अमेरिका जैसे नहीं है। अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ स्टेट की भी नागरिकता होती है, स्टेट के भी संविधान होता है, और संघ का भी संविधान और नागरिकता लेनी पड़ती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इसके अलावा भारत में एकात्मकता जो है, आप जैसा कि आप देखे होंगे संसद को जो है संघ सरकार को जो है अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने के भी अधिकार दिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवा के जो सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति जो है
अखिल भारतीय संघ सरकार द्वारा किया जाता है उसकी भर्ती, लेकिन वह काम राज्यों में करता है। आपात परिस्थितियों में जो है संसद को राष्ट्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ऐसे भी अगर राज्यसभा के संकल्प द्वारा कभी भी जो है राष्ट्र सूची पर जो है संसद कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय करारों को अगर प्रभावी करना है उस स्थिति में राज्य सूची पर कानून जो है बना सकती है, एकात्मकता है। इसके अलावा आप देखे होंगे कि वित्तीय मामलों में संघ को अधिक शक्ति दी गई है, संघ को अधिक शक्ति दी गई है। तो भारत का संविधान कहीं न कहीं एकात्मकता और संघात्मकता दोनों का मिश्रण है, और भारत का संविधान विशेष तौर पे एकात्मक संविधान आपातकाल में जो है विशेष रूप से परिवर्तित हो जाती है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक की गई है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, बहुत सारे अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कानून का शासन, ये सब है। और भारत के संविधान में शासन के लिए मूलभूत आधारभूत विषयों की जो है मूलभूत जो है तथ्यों की भी जानकारी दी गई है। और एकल नागरिकता तो आप जानिए रहे हैं कि भारत के संविधान में एकल नागरिकता है, और भारत के संविधान में शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। शक्तियों का पृथक्करण इसलिए किया जाता है कि शासन के तीनों अंगों में एक संतुलन बना रहता है। अगर एक ही व्यक्ति में अगर शक्ति को केंद्रित कर दीजिएगा तो क्या होता है कि वह जनहित के स्थान पर व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करने लगते हैं, वो निरंकुश हो जाता है, अधिनायक हो जाता है, मनमाना शासन करने लगता है। इसलिए शक्तियों का पृथक्करण किया जाता है। आप जानते होंगे शक्तियों के पृथक्करण के लिए सबसे पहले आप देखेंगे मॉन्टेग्यू जो है, मोंटेस्क्यू जो है 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक में शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत पहली बार प्रस्तुत किया था। तो भारत के संविधान में, लेकिन भारत के संविधान में शक्तियों का पृथक्करण जो है कठोरता से नहीं किया गया है विभाजन, क्योंकि यहाँ संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। और संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि विधायिका के सदस्य कार्यपालिका का गठन करता है, सरकार का निर्माण करता है, संसद ही जो है मंत्री बनता है, इसलिए कठोर विभाजन नहीं है। और भारत का संविधान विभिन्न स्रोतों, विभिन्न देशों के संविधान से भी अच्छाइयों को ग्रहण किया गया है। भारत के संविधान में यानी भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत है। जैसा कि जानते होंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं। अब 1935 से जो है अगर आप देखेंगे तो परिसंघीय प्रणाली, न्यायपालिका, गवर्नर, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये सब वहीं से लिए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग आप देखेंगे तो वहीं से लिए गए हैं। और ब्रिटिश संसद से भी, ब्रिटेन से भी जो है संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री की पद, ये सब ब्रिटेन की संविधान से या ब्रिटेन से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने की जो शक्ति या प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से नीति तत्व लिए गए हैं। इसके अलावा आप देखे होंगे जर्मनी के वाइमर गणतंत्र के संविधान से आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है, वह लिए गए हैं। संघात्मक शासन प्रणाली जिसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली हो और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और केंद्र के पास अवशिष्ट शक्ति, वह कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। और समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। तो इसी तरीके से जो है अलग अलग देशों के संविधान से अच्छाइयों को ग्रहण करके भारत के संविधान को भारतीय परिस्थिति के अनुकूल ढाला गया है। तो दोस्तों,
हम भारत के संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दिए हैं। अब हम लोग कल से भारत के प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। पॉलिटी में टोटल हम 17 टॉपिक्स हम कवर करेंगे, तो आप बने रहिए, फिर कल चर्चा करेंगे।